अग्निपथ का एक फरमान आया, तो फरमान आते ही देश के युवाओं के, गांव के युवाओं के जो सपने थे फौज में जाने के, वो अचानक टूट गए। अग्निपथ योजना की स्कीम लॉन्च करते ही कोशिश की थी, वहाँ युवा इकट्ठे भी हुए थे, पर वो टिक नहीं पाए। क्यों? एकता नहीं है हमारे अंदर। एक रास्ता दिखाई दे रहा था कि हम फौज में भर्ती हो जाएंगे, फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, गांव का नाम रोशन होगा। मेरे परिवार से भी मेरे दादाजी खुद आर्मी के एजुकेशन कोर में सूबेदार से पेंशन आए हैं। मेरे दादाजी के जो दादाजी थे वो देश के आज़ादी आंदोलन में जो राव तुलाराम की जो सेना होती थी उसमें सेनापति की भूमिका में रहे हैं। उनके लिए रेवाड़ी में इकट्ठा हुए तो थे, मिला क्या? लाठियां। इससे फायदा क्या मिला? लाठियां ही तो मिली। हमारा जो अहिरवाल क्षेत्र है, हम इसको ज़्यादा संपन्न नहीं कह सकते हैं, ये हमारा एक गरीब इलाका है, लेकिन जहाँ अगर कुछ लोगों में संपन्नता आई है तो वो बेल्ट की जो नौकरी है उसके कारण है। तीनों सेनाएं थी, उसका भी निजीकरण करके तो हमारे इस क्षेत्र का, मैं ये मानता हूं कि हमारे इस क्षेत्र का भट्ठा बैठा दिया इस अग्निपथ योजना ने। सर, हमारे इलाके के सांसद और विधायक, यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। हमके जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमारा अहिरवाल क्षेत्र राजा कहता आया है, ऐसे जनप्रतिनिधियों की खामोशी के कारण और ऐसे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हमारा जो क्षेत्र है वो संघर्ष के मैदान में नहीं चल पाया है। अग्निपथ सरकार स्कीम लेके आई है, इसके खिलाफ भी हम जो युवा हैं जरूर हम अपने अहिरवाल क्षेत्र को, विशेष रूप से युवाओं को जगाने का काम करेंगे। तो उस रैली में मोदी जी ने कहा कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा, लेकिन आज उसका परिणाम हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? आज 9 रैंक 9 पेंशन की बात आ गई है। दोस्तों, रेवाड़ी जिले के निमोट गांव में है। निमोट गांव डहीना जो उप तहसील है या तहसील है उसका हिस्सा है। तो हम जो अग्निपथ योजना है या अग्निपथ योजना है, उससे पहले 3 खेती कानून चले हैं, उसी दौर में लेबर कोड आए हैं और अब अग्निपथ चला हुआ है। उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन है, खासकर हरियाणा के एक बड़े हिस्से में आंदोलन है। अहिरवाल जो फौजियों की एक धरती है, यहाँ से सैनिक बहुत ज़्यादा है, अर्धसैनिक बलों में बहुत ज़्यादा सैनिक है। तो हम यहाँ के नौजवानों में से बात कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो ज़मीनें यहाँ बहुत कम खेती के लिए, और खेती के लिए पानी भी कम है। इसलिए जो नौकरी है, खासकर फौज, उसके ऊपर आधारित यहाँ का नौजवान है। तो हम उन नौजवानों से जानना चाहेंगे एक एक करके। निमोट गांव में हम हैं। तो सर नमस्कार, क्या नाम आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। तो सर, मतलब आपके निमोट गांव में हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जो तैयारी करते होंगे सेना की, और पिछले 2 साल से सेना की भर्ती नहीं निकली, और अब एकदम ये अग्निपथ योजना की सरकार ले आई है, तो इसको कैसे देखते हो? नौजवान क्या सोच रहे इसके ऊपर? जी सर, देखिए मेरे गांव में एक तो पहली बात है, मेरा गांव काफ़ी बड़ा गांव है, ठीक है, कम से कम यहाँ 4000 की वोटिंग है। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूँ तो करीबन शायद 7 या 9 हज़ार के आसपास हमारी यहाँ की आबादी है। गांव का जो मोस्टली युवा है उसका शुरू से ही आर्मी की तरफ एक बहुत अच्छा रुझान रहा है, क्योंकि हमारे गाँव के भी बहुत सारे हमारे जो दादा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, वो भी फौज से नौकरी करके आए हैं। हमारे जो यंग ब्लड साथी हैं वो भी काफ़ी फौज में अभी प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं। तो जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे समय जाते थे, चाहे हम अपने मंदोला रोड की तरफ जाएं या हमारा एक धार्मिक मंदिर है बाबा विशनदास मंदिर, उस तरफ जाएं, गांव के सैकड़ों युवा हमें वहाँ पे सुबह सुबह कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वर्जिश कर रहा है। तो उनमें एक जुनून था कि पिछले 3-4 साल से कोरोना टाइम पीरियड से आर्मी की भर्ती नहीं हुई थी। 2018 से 2021 में जो भर्ती होनी थी वो भी कैंसिल हो गई थी। तो काफ़ी युवाओं में काफ़ी लंबे समय से उनको टाइम मिल पा रहा था कि हम अपने आप को फिजिकली तंदुरुस्त करके आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये एक फरमान आया कि अग्निपथ का, कि अग्निपथ में क्या होगा कि सिर्फ 4 साल के लिए हम युवाओं को एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जॉब के ऊपर रखेंगे, 4 साल के बाद उनको हम एक बेरोजगारी का सर्टिफिकेट दे देंगे कि जाइए आपको आर्मी की जरूरत नहीं है। तो देश के युवाओं में, गांव के युवाओं में जो एक जज्बा था कि हम फौज में जाके देश की सेवा करें, जैसे ये अग्निपथ का एक फरमान आया, तो फरमान आते ही देश के युवाओं के, गांव के युवाओं के जो सपने थे फौज में जाने के, वो अचानक टूट गए। युवा थे वो धीरे धीरे उनके माइंड में एक चीज़ आ गई कि जो एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक फौज थी जिसमें हमारे दादा नौकरी करके आए हैं, हमारे चाचा नौकरी कर रहे हैं, हम खुद भी फौज में जाने के लिए तैयार हैं, तो वो जो एक जुनून था वो जुनून अचानक से धूमिल हो गया। एक रास्ता दिखाई दे रहा था कि हम फौज में भर्ती हो जाएंगे, फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, गांव का नाम रोशन होगा,
ठीक है, परिवार का भी एक अच्छे से पालन हो जाएगा। लेकिन जब अचानक ये सब कुछ हो गया तो युवा के जो सपने थे, जो काफ़ी दिन से सजो रहा था, वो अचानक से मध्यम पड़ गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि युवाओं के सामने जो एक सपना था कि हम कुछ कर गुजरते हैं, एक जज्बा था, वो अचानक समाप्त हो गया। क्योंकि हमारे अहिरवाल का जो क्षेत्र है, ये अहिरवाल का क्षेत्र तो सदा से ही आर्मी के प्रति बहुत ही डेडिकेट रहा है। ठीक है, मेरे परिवार से भी मेरे दादाजी खुद आर्मी के एजुकेशन कोर में सूबेदार से पेंशन आए हैं। मेरे दादाजी के जो दादाजी थे वो देश के आज़ादी आंदोलन में जो राव तुलाराम की जो सेना होती थी उसमें सेनापति की भूमिका में रहे हैं। तो ये हमारा क्षेत्र तो शुरू से ही अंग्रेजों के टाइम से ही और अब तक लगातार फौज में अपनी जान न्यौछावर करता आया है। हमारे गांव आप आए होंगे, गांव में आपने देखा होगा, मैंने देखा वो शहीदों, शहीद कृष्ण कुमार जी की मूर्ति है, शहीद अशोक कुमार जी की है। तो ऐसे काफ़ी हमारे गांव के युवा भी शहीद हुए हैं जिन्होंने आर्मी में जाके अपने शहादत दी है। और आर्मी में जाने का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन ये एक जज्बा होता है कि देश की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। तो जब से ये मोदी जी का फरमान आया है, मैं सोचता हूँ कि इससे गांव के ही नहीं, इलाके के नहीं, देश के जो युवा थे, जो पिछले 3-4 सालों से लगातार सर्विस के लिए अपने ट्राई कर रहे थे, कोचिंग ले रहे थे, उनके जो सपने थे वो अचानक से समाप्त हो गए, मैं ऐसा मानता हूँ। सर जब सर अगला जब निजीकरण किया गया, हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र को, जैसे बिजली बोर्ड है, ठीक है, एजुकेशन है, या बीएसएनएल है, देश के अंदर रेलवे को बेचा गया, एयरपोर्ट को बेचा गया। तो उस टाइम कुछ बुद्धिजीवी कह रहे थे कि ये धीरे धीरे जो निजीकरण कर रहे हैं उसमें फिर ये एक दिन आर्मी को भी बेचेंगे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अब ये आर्मी को भी बेचने की तैयारी है। आर्मी के अंदर 18 लाख एकड़ ज़मीन है, उसको बेचने का प्रपोजल धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। आर्मी के अंदर जो डेयरी थी, इन्होंने उसका निजीकरण किया है। अभी 4 साल ठेके पे नौजवानों को रखेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि उस टाइम जब ये निजीकरण की प्रोसेस चल रही थी, पूरा हरियाणा में उसके खिलाफ आंदोलन भी थे, कर्मचारी सड़कों पे था, तो अहिरवाल के अंदर लोग क्यों नहीं उस तरफ कभी भी आंदोलन में गए, या 3 खेती कानूनों में भी नहीं गए? ये क्या कारण है? देखिए सर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हमारे हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद पे टिकी हुई है, और पूंजीवाद का सदा से ही नियम रहा है। पूंजीवाद का मतलब होता है कि हर प्रकार से शोषण किया जाए, और शोषण किसका होता है? पूंजीवाद में गरीब व्यक्ति का शोषण होता है। तो हमारा जो अहिरवाल क्षेत्र है, हम इसको ज़्यादा संपन्न नहीं कह सकते हैं, ये हमारा एक गरीब इलाका है। लेकिन जहाँ अगर कुछ लोगों में संपन्नता आई है तो वो बेल्ट की जो नौकरी है उसके कारण है। स्टार्टिंग में एजुकेशन में भी इतना अच्छा नहीं था, अब धीरे धीरे कुछ एजुकेशन का अगर कुछ सुधार हुआ तो सरकार ने उसको भी निजीकरण कर दिया, रेलवे का निजीकरण कर दिया, ठीक है। और अभी तो जो तीनों सेनाएं थी उसका भी निजीकरण करके तो हमारे इस क्षेत्र का, मैं ये मानता हूं कि हमारे इस क्षेत्र का भट्ठा बैठा दिया इस अग्निपथ योजना ने। सर फिर भी नौजवान या यहाँ के जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वो आंदोलन में क्यों नहीं आ पा रहे? मेरा फिर वही सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ देखेंगे रोहतक में, हिसार में, जींद में, उस पूरे इलाके में लोग आंदोलन में है और एक संगठित आंदोलन वहाँ खड़ा है। वहाँ के किसान संगठन, वहाँ के मजदूर संगठन, वहाँ की खाप पंचायतें भी इस आंदोलन में शामिल है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सर इसमें मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो अहिरवाल का क्षेत्र है, इसमें कहने में तो अहिरवाल है, यादव कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन जिस प्रकार से जाट समुदाय में या दूसरी जो खापें हैं उनमें जब भी कोई समाज के खिलाफ कोई बात आती है तो एकता का अपना एक मंत्र लेके एकता के साथ आते हैं और उसके खिलाफ स्ट्रगल भी करते हैं। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है जिसको हम अहिरवाल कहते हैं, मैं मानता हूं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमारा अहिरवाल क्षेत्र राजा कहता आया है, ऐसे जनप्रतिनिधियों की खामोशी के कारण और ऐसे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हमारा जो क्षेत्र है वो संघर्ष के मैदान में नहीं चल पाया है। हमारे क्षेत्र में कुछ सामाजिक संगठन हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार इस प्रकार की योजनाओं के खिलाफ, सरकार की इस प्रकार की निजीकरण वाली जो पॉलिसी आती है उनके खिलाफ अपना संघर्ष भी करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, पीछे 3 कृषि कानून जो आए थे, उन कृषि कानूनों में हमारे क्षेत्र के काफ़ी नौजवान, जो आप नौजवान हमारे साथ बैठे हैं, इन सभी का उन कृषि कानूनों के खिलाफ इनका सक्रिय योगदान रहा है, ठीक है। चाहे यहाँ का शाजापुर बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, ठीक है, जो जहाँ पे भी पक्के मोर्चे लगे थे वहाँ पे हमारे गांव से भी
ट्रैक्टर की रैलियां लेके गांव लोग के वहाँ काफी पहुंचे? हाँ, हमारे गांव से काफ़ी युवा वहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि जो अग्निपथ सरकार स्कीम लेके आई है, इसके खिलाफ भी हम जो युवा हैं, जरूर हम अपने अहिरवाल क्षेत्र को विशेष रूप से युवाओं को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि किसान आंदोलन से जब हम लेके चले थे तो लोग कहते थे ये तो आतंकवादियों का समूह है, ये तो ऐसे ही सिर फिरे लोग हैं। लेकिन जब ये मोमेंट लगातार बढ़ता गया और जब पक्के मोर्चे लगाए किसानों ने, तो ये सरकार को पीछे हटना पड़ा मजबूरन, माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो मैं कहता हूं कि जब किसान आंदोलन से हमारे युवाओं ने काफ़ी कुछ सीखा है, और इसके साथ एक चीज़ और हो सकती है, मैं कहूँगा कि जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश। बुढ़ापे के होश का मेरा मतलब है कि हमारे जो किसान थे, जो कि अनपढ़ हम जिनको मानते हैं, उन्होंने हमें ये दिखाया कि संघर्ष करके हम जो दमनकारी सत्तासीन लोग हैं उनको पीछे हटा सकते हैं। तो जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश, यानी कि एक अनपढ़ और गरीब बाप और उसका पढ़ा लिखा बेटा, जब दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो ये अग्निपथ हो चाहे और कोई स्कीम हो, ठीक है, उन सब में उनको पीछे हटना पड़ेगा। मैं खुद एक टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। ठीक है, लगातार पिछले 8-10 सालों से हरियाणा में सरकारी टीचर की भर्ती नहीं हुई है। अभी भी कल के अखबार में आपने पढ़ा होगा, खट्टर साहब की शिक्षा पॉलिसी क्या बन के आई है कि जो हरियाणा से नहीं, हरियाणा के बाहर के जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको हम हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए लगाएंगे। मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा में पढ़े लिखे रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे युवा नहीं है? क्या जिन युवाओं को आपने पढ़ा लिखा के काबिल बनाया है, क्या उनमें इतना टैलेंट नहीं है कि उस स्कूलों में पढ़ा सकें? तो बाहर के रिटायर्ड टीचर को लेने की क्या जरूरत है? हमारे गांव के देहात में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हैं जिन्होंने एसटेट पास किया है, सीटेट पास किया है, जो रोजगार की तलाश में है, सीधी है कि जो पिछले काफी सालों से रोजगार की तलाश में है। ठीक है, तो ऐसे युवाओं को भर्ती करने का मौका क्यों नहीं देते? अभी एक सीईटी पॉलिसी निकाल रखी है, उसका आज तक ना तो कोई सिलेबस फिक्स किया है, ना कोई डेट उसकी फिक्स की गई है, एग्जाम किस पैटर्न पे होगा ये भी आज तक नहीं बताया गया है। बार बार उसमें सुधार कर रहे हैं, उसकी डेट बढ़ा रहे हैं, और सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि इन पिछले 3 सालों से, ठीक है, करीबन 10 लाख युवाओं ने सीटी के तहत अपनी एप्लीकेशन दी है। इसका मतलब है कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है, पूरे देश में चरम के ऊपर बेरोजगारी है, पूरे प्रदेश में नंबर 1 की बेरोजगारी है पूरे देश के अंदर। तो ये सरकारों का उद्देश्य होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से रोजगार स्थापित किए जाएं, लेकिन ये सरकारें तो रोजगार छीन रही है, फिर युवा कहाँ जाएगा? यहाँ 2014 में प्रधानमंत्री जो मोदी है, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पहली रैली की थी रेवाड़ी के अंदर, और यहाँ से शंखनाद किया था, और उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रत्येक साल देंगे लोगों को। लेकिन 2 करोड़ देने की बजाय इन्होंने 2 करोड़ रोजगार को बेच दिया और रोजगार को ख़त्म किया है। तो आप सवाल क्यों नहीं पूछते? उसके जो जनप्रतिनिधि मोदी के पास तो शायद आप नहीं जा सकते, लेकिन उसका जो यहाँ सांसद है, उसका जो यहाँ विधायक है, उससे सवाल क्यों नहीं पूछते? हमारे इलाके के सांसद और विधायक, यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। हमारे लोग बाग बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा होते जा रहे हैं, और यही हमारा ड्रॉबैक बनता जा रहा है, क्योंकि वो अंधविश्वासी हो गए, अंधभगत बन गए हैं बीजेपी के। कोई पूछने के लिए जाने की वो कोशिश ही नहीं करता। अब समाज मिलके हमारे समाज को सवाल पूछना चाहिए, आपकी बात ठीक है, पर हमारा समाज कोशिश ही नहीं करता। आप नौजवान हो, आप लोग क्यों नहीं इकट्ठा होकर वहाँ जाते हो कि भाई हमने आपको वोट दिया था, आपने चुनाव में वादा किया था रोजगार देंगे, आपने वादा किया था कि आप खेती के लिए पानी देंगे, आपने वादा किया था दूसरे तीसरे जो लुभावने वादे थे, तो आप जाके क्यों नहीं उनसे बार बार? हम अग्निपथ के लिए रेवाड़ी में इकट्ठा हुए तो थे, मिला क्या? लाठियाँ। इससे फायदा क्या मिला? लाठियाँ ही तो मिली। अब गवर्नमेंट पुलिस को हमारे खिलाफ कर देती है, मतलब उनको लाठी चार्ज के लिए वो कर देती है, तो हम एकजुट होके जाएं तो वहाँ भी हमें मारी पड़ती है। मिलता क्या है? ये सरकार ना ही तो हमें एक होने देती है, ना ही रोजगार देती है। मेरा दूसरा एक और सवाल है कि जिस प्रकार से हिसार में, रोहतक में, जींद में आंदोलन चले हुए हैं अग्निपथ के खिलाफ, बड़ी बड़ी पंचायतें वहाँ हुई है और यात्राएं वहाँ हुई, पैदल यात्राएं, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, तो इस आपके इलाके में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सर, हमारे इलाके में लोग बाग एकता से, जैसे अब हम ही एकता से नहीं चल पाते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए अब रेवाड़ी में अग्निपथ योजना की स्कीम लॉन्च करते ही कोशिश की थी, वहाँ युवा इकट्ठे भी हुए थे, पर वो टिक नहीं पाए। क्यों? एकता नहीं है हमारे अंदर।
टिक पाते तो हम शायद इसके खिलाफ हम भी ये करते, रथ यात्रा करते, सब कुछ करते जो भी, पर टिक नहीं पाए हम। हमारे अंदर एकता नहीं है, सब एकजुट नहीं होके चल सकते।